नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री जापान और चीन से लौटकर देश वापस आ गए और आते ही उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि मुझे जो गालियां पड़ती हैं वो मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। सुनिए जरा कि क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी ने। इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। तो एक बार फिर ऐसी ही जो टॉनिक है उससे उन्होंने नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी कमजोर होती पकड़ को ताकत देने की कोशिश की है। आज बिहार में जीविका दीदी को डिजिटल पेमेंट शुरू करने के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए, यहां दिल्ली से संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि और छठ पूजा कब है इसकी याद दिलाई और फिर अपनी दिवंगत मां के नाम पर कहे गए अपशब्द के लिए कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग की। हालांकि इस अपमान में कांग्रेस और आरजेडी का कोई हाथ नहीं है। दरभंगा में किसी ने उनके मंच से ऐसा कहा, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों इस कार्यक्रम से निकल चुके थे। बहरहाल इस मामले में मोदी चाहते तो तुरंत बयान देकर अपनी नाराजगी और दुख जाहिर कर सकते थे, लेकिन मोदी ने कई दिनों की चुप्पी के बाद तब जाकर अपना बयान दिया है जब उनका बिहार की महिलाओं के साथ संवाद था। जाहिर है कि मोदी खुद इसका राजनीतिक लाभ लेने में लगे हुए हैं। दरअसल विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब कैसे दें, यह बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था, तो अब उनके हाथ ये मुद्दा मोदी ने दे दिया है। कल ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। जरा सुन लीजिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो जाहिर है कि राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी अब और घबराई हुई है और कि अब कौन सा खुलासा होने वाला है, राहुल गांधी कौन सा खुलासा करने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए मोदी का यह बयान आया है। आइए जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी ने जो बयान आज दिया वो क्या दिया है, सुनिए जरा। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां तो सुन रहे थे आप यहां नरेंद्र मोदी की भाषा और शब्दों के चयन से साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें इस मुद्दे को सियासी फायदे में तब्दील करने का मौका दिख रहा है। चूंकि बिहार की बात है तो सात बहिनी, छठी मैया, इन सब का जिक्र आ गया। मोदी
पूरी तरह बिहार का भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। दरअसल कल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले खुलासे के बाद से चर्चा है कि कहीं अब वाराणसी के आंकड़े सामने न आ जाएं या ऐसी ही किसी लोकसभा सीट की पोल न खुल जाए जिसकी सच्चाई से मोदी सरकार को खतरा हो सकता है। तो अब मोदी ने समय और मौका देखकर अपनी चाल चली है। कल तक तो हर तरफ वोटर अधिकार यात्रा का शोर था और मुख्य धारा का मीडिया भी मजबूरी में ही सही लेकिन इसे कवर कर रहा था। अब आज यात्रा की हलचल शांत है और आरजेडी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो इस स्पेस का फायदा नरेंद्र मोदी ने आज उठा लिया। आज दिन भर सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक हर तरफ मोदी के बयान छाए रहे और उनके साथ बीजेपी के बाकी नेता भी बयान देने लगे, मानो वे भी हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मोदी की बात उन पर उल्टी भी पड़ गई है, क्योंकि पवन खेड़ा ने पूछा है कि जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था तो अपमान नहीं था क्या? आइए जरा सुनिए पवन खेड़ा को। बिहार के लोग हैं, बिहार की देखिए, जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। तो सुन रहे थे आप यहां पे पवन खेड़ा को। इसी तरह आज प्रियंका गांधी का लोकसभा के वक्त दिया गया भाषण भी खूब आज चर्चा में रहा है और ये रहा उसमें जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमारे तो पूरे खानदान को इन्होंने न जाने कितना भला बुरा कहा, लेकिन हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। आइए जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी के उस भाषण के इस हिस्से को। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी इस समय जो भावनाएं जो है वो जन भावनाओं को जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और भुनाकर फायदा लेने की कोशिश में हैं, वो पैतरा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब परसों एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है, एनडीए ने यानी सत्ता पक्ष ने, और यहां भी नीतीश सरकार की कमजोरी सामने आई है। जब ये प्रकरण ये मामला हुआ था दरभंगा में, यानी एक गाली अगर किसी शख्स ने आकर मंच से दी थी, तभी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो शख्स हालांकि बाद में पकड़ा गया, लेकिन अब अपनी ही सरकार में राज्य को बंद कराने की कौन सी उल्टी चाल बीजेपी और जेडीयू के लोग चल रहे हैं? क्या उल्टी गंगा बिहार में बहाने की कोशिश है? इधर एसआईआर पर भी बीजेपी फंस गई है। इस बार अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी कार्ड होने का खुलासा किया, तो पवन खेड़ा ने कहा है कि यही तो हम भी कह रहे हैं कि गड़बड़ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जरा सुनिए पवन खेड़ा को। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड है और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है।
अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाएं। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालविया की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं कि मैं भी यही कह रहा हूं और बेहतर होगा कि अमित मालवीय भी कांग्रेस के साथ आ जाएं और इस मसले को साथ साथ उठाएं। यानी यहां सुबह से 2 खबरें चली। एक खबर तो नरेंद्र मोदी का रोना शुरू हो गया, आप सब देख रहे हैं लगातार सुबह से, और दूसरी खबर यह चली कि पवन खेड़ा राहुल गांधी के करीबी और इनके पास 2-2 एपिक कार्ड, यानी वोटर कार्ड जो है इनके पास 2-2 है, और ये 2-2 वोटर कार्ड लेकर क्या कर रहे हैं। और इस पर कांग्रेस को घेरने की जगह खुद पवन खेड़ा को घेरने की जगह खुद बीजेपी और बीजेपी के जो ये नेता हैं अमित मालवीय, ये फंस गए सीधा सीधा कहां, तो ये चुनाव आयोग की तरफ, यानी चुनाव आयोग पे ही ये उंगली उठाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में अब एक्टिव होकर मोदी डूबती बाजी को संभाल पाएंगे, रो गाकर क्या डूबती बाजी को संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी, या मौका उनके हाथ से अब निकल चुका है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि गाली की सियासत जो है नरेंद्र मोदी जो लेकर आए हैं, उससे क्या नैया पार कर हो पाएगा? क्या गाली की सियासत से जो मैदान में वो कूदे हैं, उस सियासत को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा पाएंगे? गाली मतलब अपशब्द। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि राहुल का हाइड्रोजन बम क्या निशाने पे है? अभी आया नहीं है, फूटा नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या उस निशाने पे पहुंच गया है जहां से नरेंद्र मोदी गाली को ढाल बनाकर कूद पड़े हैं बिहार में? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और सीधे बिहार से फर्रा शाकिब जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभ चिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आखिर आ गए नरेंद्र मोदी। हम लोग कह रहे थे कि मोदी जी जापान में है, जापान से आएंगे चीन, चीन से जब वापस आएंगे तो मौका भी था, दस्तूर भी, और सीधा सीधा नरेंद्र मोदी कूद गए गाली की सियासत में, गाली की राजनीति में। क्या ये डर, ये भय उस हाइड्रोजन बम का है जो अभी तक फूटा नहीं है? एटम बम से माना जाता है कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम, और राहुल गांधी ने अभी महादेवपुरा का जो विस्फोट किया था एटम बम का, उसके बाद हाइड्रोजन बम नाम देकर उन्होंने इतना डरा दिया कि आज नरेंद्र मोदी वहां आ गए जहां पुरानी सारी बातें वो भूल गए, ये माना जाए। और भी सबसे बड़ी बात कि अपनी ही सरकार में आप बंद करवा रहे हैं। किसके खिलाफ बंद करवा रहे हैं? बिहार में बंद है, 4 तारीख को बंद का ऐलान, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक दिन में, 4 तारीख को, लेकिन किसके खिलाफ? सरकार में तो आप हैं प्रशांत। राजीव जी, मुझे तो मतलब ये बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई लोग इतना जिद क्यों पकड़े हुए हैं कि मोदी जी की डिग्री दिखाई जाए। वो अपनी डिग्री रोज बताते हैं, और अगर हमें तो अपेक्षा नहीं है मोदी साहब से कि वो कोई बड़ी समझदारी वाली बात करेंगे, कोई तीसरा टर्म होने की वजह से ही नेहरू बन जाएगा क्या, तो उनसे ये अपेक्षा ही नहीं है। और इस बात की, जैसे जो गाली गलौज को ले आए हैं,
चुनाव के मैदान में अब, तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था, वो कैसे पहुंचा वहां तक, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वो किस पार्टी का था, क्या उसको भेजा गया था ये करने के लिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच होगी तो मोदी जी का ये बयान और बाकी चीजें सब सामने आ जाएंगी। अकेले मोदी जी नहीं है जो जिनकी माँ है, हम सब के पास भी माँ है। हमने तो अपनी माँ को कभी नहीं खड़ा किया एटीएम पे, हमने तो अपनी माँ के लिए कोई ऐसा वो नहीं किया कि इस्तेमाल करें उनका। तो अगर, या मान लीजिए कि राहुल गांधी ने भी, या किसी और, मैं तो राजनेता नहीं हूं, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं, किस राजनेता ने अपनी माँ को इस्तेमाल किया राजनीति में। और जहां तक भाषा की स्वच्छता के सवाल है, मैं इसमें बिल्कुल भी बैलेंस करने के पक्ष में नहीं हूं कि हाँ जी वो बड़ा गलत था और नरेंद्र मोदी जी सही कह रहे हैं, शब्दों का चयन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो शब्दों के चयन की पहली जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी की है। जिसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का वो भी किसी की माँ है, जिसको कांग्रेस की विधवा का वो भी किसी की माँ है। ममता बनर्जी को आप बिल्कुल सड़क चलती भाषा के तौर पे आप कह रहे थे दीदी ओ दीदी, जिस तरीके से आंखें मटका के, ये कोई शोभा देता है? ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा करेगा? कितनी भी उसको राजनीति करनी हो, 4 सीटें खो देनी हो, फिर भी वो नहीं करेगा। तो मोदी जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरीके की बातें उठाने का, पहली बात। दूसरी बात कि वो उसको स्पिन दे रहे हैं, आप ही का आदमी था वो, उसके बारे में तमाम लोगों ने बातें निकाल दी, उसकी पुरानी फोटो निकाल दी बीजेपी नेताओं के साथ। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था, कैसे गया मंच तक, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। अगर ढंग से उसकी जांच हो जाए तो सब सामने आ जाएगा जी, कि आपने इस मुद्दे को बनाने के लिए, क्योंकि आप वोट अधिकार यात्रा की वजह से परेशान थे, तो मैं इसको बहुत तवज्जो इसलिए देता हूं कि बहुत सारे युवा जो आजकल हैं, युवा इसको समझ गया है, युवाओं को समझ में आ गया कि मोदी जी क्या करेंगे। पहले सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो गई थी युवाओं के बीच में कि मोदी जी इसको भुलाएंगे। अब ये पूरा बिहार का चुनाव इसी पर लड़ जाएंगे जी। तो एक बात, दूसरी बात की देखिए, बार बार बीजेपी जो है वो गलतियां कर रही है। एक गलती हुई थी ज्ञानेश कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम बैकफायर हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने मजबूर कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने युवाओं को एकदम समझा दिया कि इलेक्शन कमीशन ही है जो ये कर रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी चूक थी। ज्ञानेश कुमार ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और खासकर जो उस तरीके की बातें की कि सीसीटीवी हम नहीं इस्तेमाल वो दे सकते क्योंकि माँ बहनों की इज्जत का सवाल है जी। तो, और दूसरी गलती जो है आज हुई है वो अमित मालवीय से हुई या बीजेपी से हुई। वो गलती ये हुई कि उन्होंने पवन खेड़ा का वोटर आईडी निकाल के बता दिया, दिखा दिया कि 2 आईडी हैं। तो 2 आईडी कैसे हैं? पवन खेड़ा ने बनाए। कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि आप किसी न किसी तरीके से रोज इलेक्शन कमीशन संबंधी मुद्दा उठाते रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसके 1 घंटे के अंदर हो गया जो आपने सुना है अभी पवन खेड़ा का, वही बातें लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी कि बीजेपी रोज ऐसे ही किस्से लेकर आए ताकि चुनाव आयोग सुर्खियों में रहे, हेडलाइन में रहे, चुनाव आयोग विमर्श के बाहर ना हो। तो लगातार ये गलतियां कर रहे हैं, और इस गलतियों के बीच में मोदी जी लगे हुए, मोदी जी के जोशी जी लगे हुए हेडलाइन मैनेजमेंट करने में कि
लोग वोट अधिकार यात्रा की बात ना करें, लोग चुनाव आयोग की बात ना करें, और ये अमित मालवीय ने वही काम कर दिया। जी, कांग्रेस को तो थैंक यू कहना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस को थैंक यू कहना चाहिए। और कांग्रेस कह रही है कि आप आ जाइए हमारे साथ और हम लोग साथ मिलकर लड़ते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ही लड़ना है तो अलग अलग क्यों लड़ें, दोनों एक साथ आ जाते हैं। इधर प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और फर्राज शाकिब जी भी जुड़े हुए हैं। फर्राज जी, आपके पास आना चाहता हूं अभी, और जरा आपसे समझना चाहता हूं कि मोदी जी जो भाषण दे रहे थे आज, कितना असर है बिहार में। कल की यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी का यह बयान कि अब हम अगले कुछ दिनों में हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं, इसकी कोई प्रतिक्रिया? और क्या यहां पर जब आज जीविका दीदी का डिजिटलीकरण जब कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और उस समय जब वो छठी मैया का भी नाम ले रहे थे, नवरात्रि का भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ साथ फिर वो उस अपशब्द, उस गाली पे आ गए जो मंच से और दरभंगा में जो किसी शख्स ने दी थी वो गाली, और उसके बाद की कहानी आप सबको पता है। बात भूल भी गए लोग, तो याद भी नहीं लोगों को ये बात थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लौटते ही आए। क्या इसका कनेक्शन कहीं हाइड्रोजन बम से है क्या? देखिए राम प्रकाश भाई, सबसे पहले तो डीबी लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। इसमें आज जो कुछ हुआ है, उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उद्गार, जिसको मैं कहता हूं, या उनके अपने मुखारबिंद से जो कुछ उन्होंने अदा किए, उसमें कुछ नया नहीं है। मुझे बिल्कुल भी उसमें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये इसी तरह के राजनीतिक पैटर्न के लिए कुख्यात हैं। मैं तो कुख्यात बोलता हूं, मशहूर होना एक बड़ा पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। ये इसी तरह की राजनीति के लिए कुख्यात हैं। देखिए, इनको कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, जनता के सवालों पर जवाब इनके पास है नहीं। अब आप ये देख लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। ट्रंप के 50% टैरिफ की मार से कपड़ा उद्योग बदहाल हो गया है, लेकिन आपने कपड़ा मंत्री का कोई बयान सुना ट्रंप के टैरिफ पर? वो झटका हलाल की मार्केटिंग कर रहे हैं झंझारपुर मधुबनी में जाकर के। झटका नहीं, झटकाज, मतलब एक नया शब्द हुआ है, नया शब्द इजाद हुआ, मैंने पहली बार सुना है कि झटका को झटकाज भी हम कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। क्या आपने कभी एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं मांझी जी, उनका कोई बयान सुना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है? पूरा चमड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। मुद्दे की बात आप कहां सुन रहे हैं? आप देखिए कि एक हफ्ते से ये 29 अगस्त का ये मामला है, 28 या 29 अगस्त का, और उसके बाद आज 2 सितंबर है। मुझे लगता है कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री भाजपा का नहीं बचा होगा जिसने इसको लेकर के पोस्ट नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। लेकिन जनता को क्या है, जनता को सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। देखिए, सबसे पहले तो न तो उस मंच पे राहुल गांधी थे, न तेजस्वी थे, न कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि था, न कोई नेता था इनकी पार्टी के संगठन का कोई नेता था। मंच समाप्त हो चुका था, कोई आकर के गाली दे गया माइक पर, माइक भी पकड़ लिया, लोगों ने मारपीट भी कर दिया, वो पुलिस के पास भी चला गया। दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर इसका इन्फ्लुएंस, जो अभी प्रशांत भाई कह रहे थे, इस तरह से इसका इन्फ्लुएंस हुआ है कि अब लोग उलट के सवाल करते हैं। अब लोग उलट के सवाल करते हैं, और उस सवाल करने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या है जो उलट के सवाल कर रही है। गाली देना किसी के लिए भी न्यायोचित नहीं है। कोई इस फेवर में नहीं है कि गाली सही दी गई, यानी कोई इसको न्याय संगत नहीं कह रहा है कि गाली दी गई। लेकिन सवाल जरूर है कि इधर वाला जो मामला है, ये गाली किसी एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिक ने दी है, 25-26 साल का, जिसको मोदी जी पंचर बनाने वाला बोलते हैं। लेकिन उधर वाला जो मामला है, वो तो खुद मोदी जी के मुखारबिंद से अदा हुए शब्द है। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, सुपर्णखा, और पता नहीं एक लंबी फहरिस्त है। और कौन नहीं जानता है इनके यहाँ जो है ये गोली मारो सालों को ठाकुर वाला मंत्री जो है इनका, ये बिछुड़ी जो है, इसको कौन नहीं जानता है। टी राजा जो गोशा महल तेलंगाना से विधायक है, उसको कौन नहीं जानता है। वो भरी सभा में मां बहन की गालियां बकता है। तो अब गाली वाला जो है, देखिए इनके पास कुछ भी चुकी नहीं है। ये इतनी बुरी तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के बाद
सवालों के घेरे में है कि इनका ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला। यही आपसे जानना चाह रहा हूं फर्राज जी, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, मुझे ये बताइए जल्दी से, फिर आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास भी। जल्दी ये बताइए कि कल चूंकि यात्रा समाप्त हुई है, क्या चारों तरफ सन्नाटा है या इस यात्रा का कोई मैसेज भी है? और आज जब नरेंद्र मोदी गाली प्रकरण को ले आए हैं, गाली चीज ऐसी है, हो गई बात खत्म हुई, जिसने गाली दी वो पकड़ में भी आ गया, उसकी पिटाई भी हो गई, थाने पहुंच गया, वो सब कुछ है। चलिए उस प्रकरण को प्रधानमंत्री होने के नाते उसको आप समाप्त कर सकते थे। अच्छी चीजों को बढ़ाइए, बुरी चीजों को आप किनारे लगाइए। आप खुद कहते हैं कि गालियां मुझे इतने देते रहे हैं और गालियां तो मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं, तो फिर आप इस मामले को, अगर टॉनिक का काम और इस टॉनिक को ही लेके आना है, तो फिर समाज को क्या आप देना चाहते हैं? और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप बिहार में, अपनी ही सरकार में आप बिहार बंद की घोषणा कर रहे हैं। किस लिए भाई, किस लिए? अगर बिहार में दूसरे की सरकार होती, अगर विपक्ष की सरकार होती, आप जाते, आप बंद करवाते तो अलग बात थी। तो यहां तो उल्टी गंगा बहा रहे हो आप। क्या असर है इस आज के भाषण का और कल के राहुल गांधी के भाषण का, तेजस्वी यादव के भाषण का? देखिए, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने तो आप तो बता रहे हैं, वहां ट्रंप की बात बता रहे हैं, यहां की बात बताइए। मैं यही कह रहा हूं आपको कि ये पिछले 3-4 दिनों से इसी कोशिश में है, और कल तो इन्होंने बाकायदा पटना की सड़कों पर दंगा तक कराने का प्लान कर रखा था। मैं आपको बता देता हूं, जहां से राहुल गांधी की यात्रा यानी मार्च को निकलना था, ये उसी रूट पर जाकर के आगे बैठे हुए थे और हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स में, और इसीलिए डाक बंगला चौराहे के पास 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी थी पुलिस ने। और राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, मुझे लगता है इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि आगे जाने का मतलब है वो लोग हिंसक झड़प चाहते हैं कि उस रूट पर फिर किसी से कोई विवाद हो और गालो, और फिर हेडलाइन जो है वो हाइड्रोजन बम की बजाय जो है वो चल जाए गाली वाला, जो है कि देखिए अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता मारपीट भी करने लगे हैं। तो इसलिए बहुत टैक्टिकली इन्होंने वहीं पर सभा शुरू कर दिया और वहीं पर अपनी सभा करके जो मैसेज इनको देना था वो मैसेज पूरे बिहार में कन्वे हो गया। तो और ये मैसेज, अब ये हाइड्रोजन बम, अब लोग हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहे हैं। अब ये चूंकि अब मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं राजीव भाई कि ये हाइड्रोजन बम राहुल गांधी बिहार चुनाव आने तक इनको इस स्थिति में पहुंचा देंगे, इनको इस हालत में पहुंचा देंगे कि इनको जवाब देते नहीं सूझेगा। अब लोग इनके विधायकों को खदेड़ रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए, इनके मंत्री खदेड़े जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए गांव के क्षेत्रों में। बिस्फी का एक विधायक है भाजपा का, हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल, बहुत कुख्यात है, हिंदू मुसलमान का जहर उगलना उसकी यूएसपी है गिरिराज सिंह की तरह। उसको लोगों ने वहां पकड़ के एक अखबार के कार्यक्रम में उससे जनता ने सवाल जवाब किया विकास के मुद्दों पर, उसके बाद जवाब नहीं था, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या करने लगा, लोगों ने खदेड़ दिया उसको और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने शुरू हो गए वहां पर। आज जो है वो जिवेश मिश्रा जो है वो वहां आरा पहुंचा हुआ था, वहां उसको वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा करके लोगों ने भगाया। तो ये आप समझ लीजिए कि जमीन पर इसका ये जो है ये इसका रिफ्लेक्शन है इस पूरी यात्रा का। और इस पूरी यात्रा को जिस तरह से जन समर्थन मिला है उससे एनडीए के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। अब आप सोचिए ना कि ये बिल्कुल यही वो जगह है जहां पर ये लोग बैठे हुए थे जो आप जो दिखा रहे हैं, ये मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स के पास। तो इनको इस रूट पर बैठने की अनुमति किसने दी? जो पर पुलिस प्रशासन पटना का राहुल गांधी को गांधी मैदान में रैली करने की अनुमति नहीं देता है, वही पुलिस प्रशासन इन भाजपाइयों को राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर बैठने की और प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों दे रहा है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड है, कुछ ना कुछ प्लांटेड है, कुछ ना कुछ मैलिफाइड इंटेंशन है जी। लेकिन वो ये कहिए कि राहुल गांधी और बाकी जो लोग थे वो समझ गए और उन्होंने अपना मैसेज कन्वे करके शांति व्यवस्था जो है बनाए रखी। इनको मौका नहीं दिया क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि ये मौका ढूंढ रहे। और ये पूरी पवन खेड़ा ने आज कहा ना, देखिए अब जिस तरह से इन लोगों ने नौटंकी शुरू की है, अब लोगों के बीच में ये बात भी जानी शुरू हो सकती है कि हो सकता है ये इनका खुद का स्क्रिप्टेड ड्रामा हो, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी करने में और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन करने में ये कुख्यात होते हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि इन्होंने खुद ही गाली दिलवाई हो, खुद ही मुद्दा बनाया हो और खुद ही इसको घेरने की कोशिश करते हैं। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जनता अपने वोट अधिकार को लेकर चिंतित है। अब जनता को इस बात की चिंता है कि ब्लॉक में आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। अब जनता को इस बात की चिंता है, जनता को इस बात की चिंता है कि उसकी सड़कें नहीं बनी है, जनता को इस बात की चिंता है कि उसकी नौकरी जा रही है। जो छोटे मोटे उद्योग धंधे एक तो बिहार में है नहीं, जो भी है, जो थोड़े बहुत जो मखाना और वो सब एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, अमेरिका में,
उन सबके रोजगार पे पेट पे लात पड़ी हुई है ट्रंप के टैरिफ के बाद। तो ये तमाम चीजें हैं राजीव भाई, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये आप देख लीजिए ना, ये इन्हीं की बदहवासी ही को तो प्रदर्शित करता है कि भाई सरकार, आप ये लड़का गिरफ्तार हो गया है, जो आयोजक था उसने माफी मांग ली, उसके बाद आप बिहार बंद किस बात के लिए करा रहे हो? किससे बिहार बंद करा के मांगेंगे क्या आप? जी 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 फर्रा जी, अब आता हूं दोबारा आपके पास, आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी के पास। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी जी की सियासत गाली के इर्द गिर्द चुनाव के समय आ जाती है, लेकिन खुद क्या कहते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप दूसरों को जो बोलना है बोलिए, दूसरों के लिए जितने अपशब्द कहने हैं कह लीजिए, लेकिन दूसरे अगर, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के नेता तो नहीं कहे। और जब आपको वही सियासत करनी है तो क्या यह ना माना जाए कि वो आदमी हो सकता आप ही का वो लड़का जो जाके मंच पे ऐसे कर रहा था, हो सकता है क्योंकि आपको तो ये टॉनिक लगती है गालियां, ये माना जाए। लेकिन दूसरी यहां इंपॉर्टेंट बात, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब चुनाव आयोग से लड़ाई, दो हाथ की लड़ाई है, तो बीजेपी वाले साथ में क्यों नहीं आ जाते हैं? आज दो एपिक कार्ड लेके आ गए पवन खेड़ा का, कल को हो सकता है आपका भी लेके आ जाएं। अब तो आप कांग्रेस लीडर हो गए हैं। प्रोफेसर देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत मां की स्मृतियों को नमन करता हूं, लेकिन ये जो नालायक बेटा है इस पर तरस आता है। ये वो नालायक बेटा है कि पहले मां को पॉलिटिकली इस्तेमाल करता है, फिर मां गुजर जाती है तो उसके बाद बोलता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यही प्रधानमंत्री मोदी है ना, जिन्होंने कहा था कि अब मुझे लगता है कि मेरी मां ने मुझे पैदा नहीं किया है, मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा के दूत हो गए थे। अब अचानक फिर मां याद आने लगी है, तो ये कितना भाई आप करिएगा। और ये वो व्यक्ति कह रहा है, इसलिए मैंने कहा कि नालायक बेटा, और नालायक इसलिए भी कह रहा हूं जो प्रशांत जी ने कहा था कि कोई एक बेटा नहीं हो सकता समझदार जो लाइन में लगा दे कि मां वो पैसे आपको बदलवाने हैं, क्योंकि राहुल गांधी लाइन में लगे थे। 10-10 कैमरे ले जा करके कोई मां के चरण स्पर्श करने नहीं जाता, हम में से कोई नहीं जाता। कौन जाता होगा बताइए मुझे? ऐसा बेटा हो सकता है भला? अब आपको जिम्मेदारी इस देश के लोगों ने दी थी कि आप देश की सत्ता संभाल लें। 2 बार तो दी थी, अब तीसरी बार आपने खुद ले ली, फर्जी तरीके से चुनाव जीत करके आ गए। अगर फिर भी ठीक था कि आप कम से कम सरकार वरकार चला रहे होते ढंग से, संभाले तो संभल नहीं, न देश संभल रहा है, न विदेश नीति संभल रही है, आर्थिक नीति नहीं संभल रही है। अब राहुल गांधी ने जब आपके उस चोरी को एक्सपोज कर दिया, तब आप रोने के लिए आ गए। अब शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री इतना रोने वाला कैसे हो सकता है, जो बात बात पर तमाशा करे। इसलिए मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि मोदी जी अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते, बॉलीवुड में होते और बहुत अच्छे अभिनेता होते, शानदार अभिनय करते। किसी ने गाली दी और बिल्कुल इसकी कोई भी सराहना नहीं कर सकता, एकदम गलत। अब उसके बाद जिसने गाली दी वो गिरफ्तार भी हो गया। अब ठीकरा आप आरजेडी और कांग्रेस के सिर पर कैसे फोड़ सकते हैं? ताना आप क्या मार रहे हैं कि साहब मेरी मां को गाली दिलवाई। और अभिनय जो चल रहा था उस मंच पर, मंच के सामने भी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी रो रहे हैं। गजब का अभिनय चल रहा था, माने अभिनेता भी अभिनय कर रहा है और जो दर्शक है वो भी अभिनय कर रहा है। इतना इमोशनल खेल चल रहा है। अब वोट चोरी पकड़ी गई है तो बख्शा नहीं जाएगा राजीव जी। अब आप चाहे रोए चाहे आप कीर्तन करें, हाइड्रोजन बम तो फूटेगा। और मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि हम आंसुओं में, हम इमोशनल ड्रामा में इस देश के लोगों का चित्त भटका देंगे,
तो वो मुगालते में है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि रोना गाना क्यों हो रहा है। और जो अमित मालवीय ने कहा या अनुराग ठाकुर ने कहा कि साहब दो आपने कहा कि मेरे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक सरेंडर किया लेकिन वो अभी मेरे पास दूसरा वाला है। हो सकता है कल को ये कहे कि नहीं आपके पास तो दो है। इसी लखनऊ में भाई मेरा एड्रेस चेंज हुआ तो मेरे भी दो है, एक जगह मैं सरेंडर कर चुका हूं। लेकिन कल को अगर ये निकल के आए कि साहब आपके पास दो हैं, तो ये तो कई लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन व्यक्ति वोट तो एक जगह, हाँ जो पवन खेड़ा ने कहा कि भाई कौन दुरुपयोग कर रहा है, अब हम तो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा उसका दुरुपयोग कर रहा है? इसकी बात करना, और यही तो डिमांड चल रही है कि वोट चोरी जो हो रही है, जो उसका खेल चल रहा है, वो खेल चलेगा नहीं। मामला अब ये है, अब इसको होने नहीं दिया जाएगा। मतलब गजब आप कर रहे हैं कि साहब पकड़ गए तो रोने लगे, और नहीं तो एक आदमी सब पर भारी 56 इंच का सीना और न जाने क्या चलता था, और जब पकड़ जाते हैं तो फिर आप सबसे निरीह हो जाते हैं। हमारी मां को गाली दी। अरे भाई हद है। प्रधानमंत्री इतना बेबस और लाचार कैसे है भैया? आपने पकड़ लिया, अभी तो अब तो ये पता होना चाहिए। प्रशांत जी ने इस बात को कहा कि वो कौन है, कहां से होके आया है, क्यों उसने गाली दी। और मैं तो समझता हूं कि ये जो उसने हरकत की है डेफिनेटली कहीं से खेल हुआ है, वरना मंच पे कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। हाँ ये हो सकता है कि उसकी भाषा अच्छी ना हो, प्रभावशाली नहीं भाषण दे पाए, लेकिन कोई गालियां नहीं बक सकता। हर व्यक्ति में नरेंद्र मोदी वाली काबिलियत नहीं हो सकती है कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा ये बोले, बड़े पार्लियामेंट के भीतर सूटने का बोले। ये महिलाओं की इज्जत इन्होंने कभी की है जो आज करेंगे? अरे जसोदा बहन को पत्नी नहीं स्वीकार किया आपने लंबे समय तक, और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी मां को गाली दी। ये मुझे लगता है अब इस टोन को इस देश के लोग समझ चुके हैं। आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी एटम बम खुला था, अभी हाइड्रोजन बम फूटेगा। अब आप रोइए और चाहे गाइए, चाहे कीर्तन करिए, चाहे भजन करिए, जो करना है सो करिए। ये आपकी चोरी रुकने वाली नहीं है, वो एक्सपोज होके रहेगी। जो आपने किया है वो सामने आएगा, और देश उसको जब देख रहा है तो आप इमोशनल अगर कार्ड खेलना चाहते हैं, अभी ये नहीं चलेगा राजीव जी। इमोशनल कार्ड यानी साफ साफ यहां गाली और गालियों को इर्द गिर्द। क्या अनिल सिन्हा जी बिहार की सियासत, बिहार की सामाजिक परिस्थितियां, उन सब से आप भली भांति, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबसे भली भांति परिचित हैं? जरा आप बताइए कि ये जो मामला है जिसको भुनाने की कोशिश, इस अपशब्द को, गाली को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, साफ दिख रहा है क्योंकि आप लगभग सप्ताह भर बाद, लगभग 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप आकर इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं। और पैटर्न नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का एक ही आप देख लीजिए, चाहे वो केरल में चुनाव लड़ें, चाहे वो तमिलनाडु में लड़ें, चाहे वो बिहार में लड़ें या बंगाल में लड़ें या उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लड़ें, कहीं भी पैटर्न एक ही है कि खुद को थोड़ा सा यहाँ भुक्तभोगी साबित कराना, चाय से लेकर यहाँ तक फिर माता जी तक बात आएगी। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसका कितना असर बिहार की राजनीति पर, बिहार के मतदाताओं पर, राजनीति नहीं मतदाताओं पर कितना पड़ते हुए देखते हैं नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का? मुझको लग नहीं रहा है कि कोई ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन बम वाला उनका ये है स्टेटमेंट है, उसका VOC राहुल गांधी का वो देख रहा था मैं 18 लाख है इसमें ट्विटर पे, बाकी चैनल छोड़ दीजिए। और ट्विटर पे और इनका जो इन्होंने किया है वो अभी लाख मतलब लाख के से ऊपर हुआ है, जिसमें ये माँ की गाली में तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई भावोद्रेक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो अगर कुछ ऐसा उद्रेक, अगर वो हिंदी के विद्वान बैठे हुए हैं रविकांत जी, तो वो बताएंगे। तो भावोद्रेक अगर दिखाई देता
तो अभी तक ये लाख क्या मतलब करोड़ में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री देखिए लंबा उन्होंने बहुत, इसको भी बहुत लंबा खींच दिया उन्होंने। एक दो लाइन बोल करके रह जाते थे, एक मुद्दा बनता, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा भी होती, लेकिन वो उसी को आधार बना लिया। मुझको लग रहा है क्या कि इसको पूरा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक तो है कि बिहार में कोई इशू उनका लग नहीं रहा है क्या कि जम रहा है। दूसरा एक ये जो ये अमित शाह ने शुरू की थी इसकी, अगर आपको याद होगा, स्टार्ट किया था उन्होंने ही, ये माँ की गाली वाले को मुद्दा बना करके और गरीब का बेटा बैठ गया है वगैरह, असम में जाके जी, हाँ, और वो सब चालू किया था। मुझको लग रहा है क्या कि बिहार में कुछ जम नहीं रहा है खेल। लगातार कोशिश कर रहे हैं वो कि कोई न कोई कहीं से कहीं सूत्र मिले। उन्होंने वो ट्राई भी किया बहुत सारा बीच में, लेकिन मुझको लग रहा है क्या कि जेडीयू से भी कंपटीशन चल रहा है। अभी है क्या कि नीतीश कुमार को ये बनाया जाए कि नहीं, मतलब कि मुख्य चेहरा बनाए या मोदी खुद बने। तो अब मैं इस अटेम्प्ट को देख रहा हूँ क्या कि बिहार के इलेक्शन में मोदी खुद चाहते हैं कि हम चेहरा बने, और ये भी जो पिछड़े और ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका फेस बनते, जो एक भुला चुके हैं पहले भी तो वो चाय वाला, माँ को गाली दी, माँ तो महामारी, बर्तन वगैरह क्या क्या मतलब गरीबी वगैरह का बहुत सारा जिक्र किया उन्होंने। तो वो जो है वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, ये नैरेटिव, लेकिन हमको लग रहा है क्या कि रिपीट करना होगा, क्योंकि ये बहुत बार बना चुके हैं, बिहार में भी बाहर में भी। तो वो कितना जमेगा मुझको नहीं मालूम। और आपको याद होगा कि इन्होंने पहले भी मणिशंकर अय्यर वाला में हमको नीच बोला, और ये है, तो ये सब चालू, ये बहुत लगातार कहते हैं। इस बार भी ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। बिहार में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो जो दिलीप जायसवाल जो है जो रो रहे हैं, वो उनकी अपनी कितनी ताकत है वो उसका भी पता करना चाहिए। क्योंकि कुछ मतलब आप देखिए ना कि 17 दिन क्या, अभी है इसको क्रोनोलॉजी में देखिए, 16 दिन की जो यात्रा थी, स्टार्ट हुआ तो जैसे ही यात्रा निकलने वाली थी उन्होंने ले आए मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उसने अपनी फजीहत करा ली। इसके पहले वो जो है वो क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर वाला आ गया था कि वो भी बूमरैंगी किया कि भाई आप जो है सो क्या कहते हैं उनका मतलब चुनाव चोरी की, जो आज पवन खेड़ा वाला है उसी स्टाइल में उन्होंने भी किया, वो भी नहीं जमा। लगातार उन्होंने, अमित मालवीय ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो ये थे डिसीजंस थे उसको तोड़ मरोड़ करके पेश की भाई वो उन्होंने तो कहा ही नहीं है कि आधार कार्ड ही मुख्य है, और वो जो है गलत प्रचार कर रहा है। लेकिन कुछ जमा नहीं, मतलब वोट चोरी वाला जो ये चिपक गया है उससे छुटकारा पाने का कुछ नहीं लग रहा है। अंत में इन्होंने ये तरीका अपनाया है। मुझको लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात एक और जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो डंका पीट रहा था, चीन वाला जो चल रहा था पूरा गोदी मीडिया, उसके बाद आकर के रोने गाने क्यों लगे? इसका मतलब कि उसमें भी कोई कंटेंट ऐसा नहीं है विदेश में दौरे से निकल करके जिसको लेकर के वो बिहार या कोई भी चुनाव या कुछ देश में कोई माहौल बना पाए। तो कंटेंट गायब हो गया है, नैरेटिव बनाना चाहते हैं सिर्फ फर्जी तरीके से, वो जम नहीं रहा। उनके पक्ष में वो गोदी मीडिया के भी कई पत्रकार ने इसको ट्वीट वगैरह किया है ये में, और उनका उससे ज्यादा जो है संख्या में नेहा सिंह राठौर को लोग देख रहे हैं इसी मुद्दे पर, जो उनको काउंटर किया उसने कि आप तो जर्सी गाय और वगैरह बोलते रहे हैं, और आपको कैसे माँ के आप कैसे जो है ये बात बोल सकते हैं, या आपको कैसे याद आ गई क्या ये माँ की बात, और मणिपुर में क्या हुआ, ये सब सवाल उठा रही है। तो उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि कुछ इंडिकेटर्स भी जो है आपको इस पे मिल जाएंगे, जो डेटा है सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स का भी, उससे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन ऑन सोशल मीडिया जो है में भी ये बैटल जो है ये मतलब जीती हुई नहीं लग रही है, हारी हुई बैटल है। तो एक हारी हुई लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, और इसमें इनको हमको लग रहा है कि जैसे दिलीप जायसवाल रोने लगे, सरकार भी वहां मतलब नीतीश ने भी ट्वीट कर दिया, लेकिन जेडीयू वाला उस तरह से छाती नहीं पीट रहे लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है,
बेकार में अपना टाइम को खराब करें। इसके साथ एनडीए भी नहीं है बिहार में, जो इनके घटक है वो भी आपने नहीं देखा होगा कि इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा वो लोग जो है उन्होंने आलोचना वगैरह कर दी, लेकिन कोई छाती पीटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अकेला स्यापा जो है ये इफेक्टिव नहीं होगा और ये रोना गाना नहीं चलेगा। कॉन्क्रीट मुद्दे हैं बिहार के लोगों ने उठाए हैं, जिसको 16 दिन में इन्होंने सारे मुद्दे आ गए। सिर्फ वोट चोरी का नहीं है बल्कि गरीबी, महंगाई और जो बिहार पलायन, सारे मुद्दे इन लोगों ने उठा लिए हैं। इसका जवाब वो क्या देते हैं इसी पर डिपेंड करेगा। मुझको लगता है इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी आप कैसे देखते हैं इसको? एक क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 17 तारीख को ये यात्रा शुरू होती है, 17 तारीख से 10 दिन पहले 7 तारीख को राहुल गांधी एटम बम छोड़ते हैं। एटम बम ये होता है महादेवपुरा में 1,250,000 वोट कैसे चोरी हुए। उसके बाद 10 दिन बाद जब ये यात्रा जिस दिन शुरू होती है उसी दिन ज्ञानेश गुप्ता जी आते हैं और वो अपना प्रवचन देते हैं। और देखिए उससे पहले बिल्कुल सही बता रहे थे अनिल सिन्हा जी कि उससे पहले यहां पर लाया जाता है ठाकुर साहब को, अनुराग ठाकुर जी आते हैं और वो 3 विधानसभा का 3 लोकसभा को सामने लेके आते हैं। पहली जो लोकसभा है वो है क्षेत्र रायबरेली है, फिर कन्नौज है और तीसरा जो है वायनाड है। और देखिए जो 6 महीना लगता है राहुल गांधी को एक विधानसभा खंगालने में, यहां ये 6 घंटे में खंगाल के ले आते हैं। 6 घंटे में खंगाल लिया अनुराग ठाकुर साहब ने। उसके बाद देखिए दोनों आमने सामने हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ही घेरते हुए नजर आते हैं, यानी भाजपा और कांग्रेस के दोनों लोग। अब इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। इस बीच एक ट्विस्ट आता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है वो लोग आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में एक शख्स आता है और मंच से गाली देके नरेंद्र मोदी को मां लगा के गाली देना और चला जाता है। अब ये कहानी भी खत्म होती है। जाते हैं अमित शाह जी असम, दूसरे दिन रोना गाना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, नरेंद्र मोदी जी के मां को लेकर गाली दिया। ये सारी कहानी हो जाती है खत्म। अब इस बीच वहां पे ठहाके लगा रहे हैं। चीन में तिकड़ी त्रोइका कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, खूब फोटो छपती है, खूब अच्छी तस्वीरें आती हैं, वाहवाही होती है कि ये तीनों मिलकर ट्रंप को मजा चखाएंगे। खबर ये आ रही कि थोड़ी देर बाद ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो इस चर्चा के दौरान अगर खबर आ जाती है तो आप लोगों तक हम लेके आएंगे। हमारे साथी फराज शाकिब जी ट्रंप पे कुछ बोलना चाहेंगे, उस समय जरूर उनके पास भी आऊँगा। लेकिन फराज जी आऊँगा, मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ट्रंप साहब का इंतजार जरूर करेंगे हम, क्यों क्या बोलते। देखिए ये सब कुछ होता है और इसके तुरंत बाद आप देखिए परिस्थितियां कहां बदलती हैं कि नरेंद्र मोदी कहां चीन में थे, विदेश नीति की बात, ट्रंप की ऐसी तैसी करने की बातें वहां कर रहे थे वो पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ, यहां के फिर उसी पे आ गए। क्या है अमलेंदु जी, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं यार? बढ़िया जहाज में घूम के आए हैं और विदेशी सामान का इस्तेमाल करके आए हैं, स्वदेशी की बात करते रहे यहां आकर, लेकिन मां गालियां ये सब नॉन बायोलॉजिकल आदमी के लिए शोभा देता है क्या? राजीव जी, 78 वर्षों में पहले और आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी ओछी राजनीति के लिए अपनी मां को घसीट कर ले आते हैं। भूतो न भविष्यति, नरेंद्र मोदी से पहले ना कोई इस तरीके का प्रधानमंत्री हुआ और ना इनके बाद होगा जो इन ओछी राजनीति के लिए अपनी मां को इस तरीके से घसीट कर ले आए। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की मां है, प्रधानमंत्री है, तो सबकी एक सिंपैथी है उनके साथ में, लेकिन दूसरों की भी मां है। और नरेंद्र मोदी अगर किसी की मां को गाली देंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाजपाई अगर देंगे, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो और चाहे कोई भी हो, अगर वो भी अगर कोई किसी को मां की गाली देंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी सजा उस नरेंद्र मोदी को दी जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सजा उस नरेंद्र मोदी को दी जिसने कांग्रेस की विधवा कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सजा उस प्रेम शुक्ला को दी जिसने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई की हो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हक बनता है दूसरे पर भी कार्रवाई की मांग करने का। फिर दूसरा ये कि आरजेडी माफी मांगे और कांग्रेस माफी मांगे, भाई क्यों माफी मांगे? क्या उन्होंने गाली दी?
राहुल गांधी को जो काला झंडा दिखाने वाजपेयी पहुंचा था, उसे बुलाकर राहुल गांधी ने यही तो पूछा कि भाई ये बता क्या मैंने गाली दी, मेरे किसी नेता ने गाली दी, मेरे गठबंधन के किसी नेता ने गाली दी? नहीं दी। तो भाई मुझसे किस बात का विरोध कर रहा है? तो यही सवाल नरेंद्र मोदी से भी है राजनीति की, कि राहुल गांधी ने गाली दी, क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी, उनके किसी गठबंधन के नेता ने गाली दी, क्या उनके मंच से गाली दी गई जिस समय वो मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में दी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी तो अपनी गालियां जो है उनको बहुत अच्छी लगती हैं, तो अपने झोले में भरते रहते हैं, फिर बताते रहते हैं कि 3.5 किलो हो गई है कि 90 किलो हो गई है। तो वो तो रोज खाते हैं 2.5 किलो गालियां, तो अब उनका शौक हो सकता है 2.5 किलो गालियां खाने का। हम में से किसी का राजीव जी कोई शौक नहीं है कि हम गालियां खाएं, किसी भी हाल में नहीं खा सकते गालियां। और कोई एक बार गाली दे दे राजीव जी तो उससे हमारा जिंदगी भर जो रिश्ता कुछ किसी भी तरीके का कोई नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी को जो गाली देता है उससे नरेंद्र मोदी के रिश्ते हो जाते हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जितनी भद्दी गालियां उन्होंने विधानसभा में मौजूद मतलब ऑन रिकॉर्ड दी नरेंद्र मोदी को, इतनी भद्दी गालियां तो विपक्ष के किसी नेता ने नहीं दी आज तक नरेंद्र मोदी को। दुष्यंत चौटाला ने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आपने जाके मिलकर उनके साथ सरकार बना ली। तो ये तो आपका रिकॉर्ड है, जो आपको गालियां देता है उससे आप जाके मिल लेते हैं। अब गालियां आप खुद दिलवाते हैं या गालियां देने वाला आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए अब ये आपकी भी पसंद हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे को भटकाना नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर राजीव जी उसमें कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये टैक्टिक्स जो है वो अपनाने की। और देखिए, हमेशा एक ही हथकंडे नहीं चला करते हैं, ये गालियों वाले हथकंडे लोकसभा चुनाव में भी नहीं चले, अब भी नहीं चलेंगे। तो नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, जो काट की हांडी आपकी कई बार चल चुकी थी, वो जलकर खाक हो चुकी है लोकसभा चुनाव में, और अब राख हो चुकी है, तो वो हांडी अब नहीं चल सकती फिर से, जिसको आप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। दूसरा, राजीव जी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब पिछली बार बिहार गए थे तो बता रहे थे कि गया जी को गुड़गांव बनाना है, बता रहे थे ना। हाँ, वो गुड़गांव के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही गया जी को बनाएंगे गुड़गांव नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो बोलकर आते हैं, पहले उसको ध्यान रखें। वीडियो का वो जो गुड़गांव में हुआ, क्या ये भी बता दीजिए, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, गुड़गांव में ये हुआ राजीव जी कि 2 घंटे की बारिश हुई, 2 घंटे की बारिश में 8 घंटे का जाम लगा, 20 किलोमीटर लंबा, और लोगों को ना कैब मिली, जो कैब मिल गई वो फंस के रह गई। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, श्रम शक्ति का नुकसान हुआ। ये वर्ल्ड क्लास सिटी है जिसको नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि गया जी को गुड़गांव बनाना है। तो ये नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को जाके जिन मुद्दों में चुनाव लड़ना है बिहार में, वो बताएं। नरेंद्र मोदी बताएं कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, सीधी सी बात बताएं। नरेंद्र मोदी को चिंता क्यों नहीं हुई कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए चुनाव आयोग ने, और 1 करोड़ के और नाम काटने जा रहा है, नरेंद्र मोदी को परेशानी क्यों नहीं हो रही? क्यों लगता है नरेंद्र मोदी को कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटेगा और 1 करोड़ के जिनके नाम काटे जाने हैं, ये इंडिया गठबंधन के ही मतदाता हैं? नरेंद्र मोदी को चिंता होनी चाहिए। पहला हमला तो नरेंद्र मोदी की तरफ से होना चाहिए था चुनाव के ऊपर, कि आपने मेरे परिवारजनों के, नरेंद्र मोदी ने पिछली बार कहा था ना 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीर से, मेरे परिवारजनों, इस बार भूल गए थे परिवारजनों, इस बार तो देशवासियों था, लेकिन पिछली बार कह चुके परिवारजनों। तो बिहार उनको परिवार लगता है, जब वो जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। 365 दिन में से 300 दिन मखाना भी खाते हैं। तो उन नरेंद्र मोदी को चिंता क्यों नहीं हो रही है कि लगभग 2 करोड़ लोगों के चुनाव आयोग नाम काट रहा है, और नरेंद्र मोदी को चिंता में शामिल नहीं है। चिंता में शामिल ये है कि उनकी माँ, उनको जो माँ की गाली दे दी गई, ये चिंता में उनकी शामिल है। तो भाई, आपकी माँ को गाली दे दी गई या आपने किसी की माँ को गाली दे दी, इससे देश का क्या लेना देना है? जिसने गाली दी उस पर कार्रवाई हो, आपने गाली दी तो आप पे कार्रवाई हो, जो भी गाली दी उस पर कार्रवाई हो। और राजनीति में गालियों का स्थान होना ही क्यों चाहिए, वो चाहे नरेंद्र मोदी दे और चाहे कोई भी दे। सवाल ये कि राजनीति इतने निम्न स्तर पर क्यों आ रही है, और पिछले 11 वर्षों में ही राजनीति का स्तर इतना क्यों गिर रहा है कि सदन के अंदर भी गालियां दी जाती हैं, सदन के बाहर भी गालियां दी जाती हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गालियां देते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग गालियां देते हैं। आखिर ये देश दे कहां जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? तो सवाल तो नरेंद्र मोदी से कि पिछले 11 वर्षों में आपने देश की राजनीति का स्तर कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये राजनीति सवाल है। तो ये कुल मिलाकर जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत काम आने वाली नहीं है। जो वोट चोरी का सवाल है वो खड़ा हुआ है, और नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी जवाब देना है कि वोट चोरी बिहार में क्यों हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट राजीव जी साफ तौर पर कहा जाए तो चुनाव आयोग से उसके अधिकार छीन रहा है, जब वो आदेश दे रहा है कि जिला विधिक न्यायिक प्राधिकरण जो है उसकी देखरेख में अब सब काम होगा, यानी अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम होगा। तो ये चिंता क्यों नहीं हो रही है? तो
इससे ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि लोगों को मालूम पड़ गया है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा था, वो चोरी उसकी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाकर चुनाव आयोग को चोर साबित किया है, इसलिए उससे ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हटने वाला नहीं है राजीव। क्या प्रशांत जी एक बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रही है? क्या भाजपा यहां पे नरेंद्र मोदी उससे बाहर निकालने की कोशिश में है और ये एक मौके की तरह इसे देख रहे हैं, ये जो अपशब्द कहे गए उस मंच से, ऐसा माना जाए, या यहां पे एज लेते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, या यहां जो विदेश से लौट के आए नरेंद्र मोदी और विदेश में कुछ मिला नहीं इसलिए है, या 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार ट्रंप साहब जो हैं वो कुछ घोषणा करने वाले हैं? ये सब कुछ है। अभी 11:30 बजे का समय आ गया है, इस चर्चा के दौरान नहीं होगा, तो जरा उसको फ्रेम करने की कोशिश कीजिए कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ये बिहार के चुनाव को, और जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंसा हुआ है, पूरा का पूरा एक देखिए आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देता है, कैसे यहाँ अपशब्दों के ढंग से और उसको अपने कब्जे में और उसको एक कहें तो इशू बनाकर क्या बिहार का चुनाव लड़ना उचित रहेगा नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए? जी देखिए राजीव जी, हम सब ने, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि मोदी साहब शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं। ऐसी हंसी तो हम लोग भी अपने आम जीवन में नहीं करते हैं, और दूसरा कि कम से कम ऐसी सभाओं में तो कम से कम नहीं करते हैं। कितना खिलखिला के हंस रहे हैं। ये जब खिलखिला के हंस रहे हैं उस वक्त उनकी माता जी को गाली देने की घटना हो चुकी है जी। अब आप देख लीजिए कितना आहत है। आप इससे अंदाज लगाइए कि कितनी इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो भावनाएं हैं वो कोई दिन विशेष के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से काम करती है। दूसरी बात जो मूल मुद्दा है वो ये है कि अभी परसों ही कल वो रैली हुई और ख़त्म हुई यात्रा, और इसने बिहार को एक मुद्दा दे दिया, और बहुत जेन्युइन मुद्दा है। हर बिहार का व्यक्ति, चाहे वो बिहार में है या बिहार के बाहर है, प्रभावित है इससे। उसका नाम कट रहा है या उसके जानने वाले का नाम कट रहा है या उसके घर में किसी का नाम कटा। बिहार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो, जो इलेक्शन कमीशन ने किया। अब ये मुद्दा बन चुका है सोशल मीडिया के जरिए भी, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और गठबंधन की बाकी पार्टियों की यात्रा के जरिए भी। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है कि बिहार के चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा कैसे रखें। हम लोग भी चिंता कर रहे थे परसों। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। बीजेपी कुछ ना कुछ करती रहेगी। आज उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर कर दिया, कल कुछ और कर लेंगे, परसों उन्होंने ठाकुर ने किया 3 लोकसभा सीटों का निकाल के, अनुराग ठाकुर ने। तो ये मुद्दे को जिंदा रखेंगे। चुनाव आयोग कुछ ना कुछ ऊटपटांग करता रहेगा। वो बिहार के मतदाताओं के खिलाफ कोई ना कोई नया दस्तावेज मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी बात करेगा, लोगों को बीएलओ कुछ कहेंगे, वो आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वो नाम काटे जाएंगे। मतलब किसी न किसी प्रकार ये मुद्दा चुनाव आयोग बना के रखेगा। तो कांग्रेस पार्टी को अगर ये मुद्दा चुनाव में बन गया है, और जो कि मुझे लग रहा है कि बन गया है, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आंदोलन को जीवित रखने का काम अब ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे और अमित मालवीय करेंगे और बीजेपी के तमाम लोग करेंगे। ये रोज कुछ ना कुछ करेंगे
और बिहार के मतदाताओं के खिलाफ, और ये मुद्दा जाएगा। दूसरी बात कि मोदी साहब बहुत दबाव में हैं। अब अनिल जी ने कहा कि अगर वाकई कुछ हुआ होता एससीओ की मीटिंग में तो आप यहां पर डंका पीट रहे होते। तो और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव है, वो रात में वो क्या घोषणा करते हैं हम लोग देखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से दबाव है। उनके इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, उनके बाकी मंत्री जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे, उससे लग रहा है कि मोदी जी दबाव में है। और ट्रंप के टैरिफ का जवाब न चीन से है अभी न रूस से है, वहां से जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपके सामान नहीं खरीदने जा रहे जी। जो सामान आपका अमेरिका में जाता है, चाहे वो पॉलिश डायमंड हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हो, टेक्सटाइल हो, और तमाम सारे कारपेट हो, तमाम जो लेदर के काम हो, वो चीन नहीं खरीद रहा आपकी। चीन तो खुद बेचता दुनिया के बाजार में, चीन क्यों खरीदेगा? तो अमेरिका के टैरिफ का कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसका असर अब दिखने लगेगा एक आध सप्ताह के भीतर। दूसरी जो बड़ी चुनौती, सितंबर शुरू हो गया, दूसरा दिन है। राजीव जी इसको वॉच कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत ने भले ही नीतीश कुमार की तरह पलटी मार ली हो, लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की बलि काट दी गई है। ये मुद्दा रहेगा और ये डिबेट चालू होगी। मोदी साहब के 75 साल पूरे होते ही ये डिबेट बीजेपी के अंदर चालू होगी। मीडिया और सोशल मीडिया पे ये रहेगी। वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, मोदी जी बने रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये नई डिबेट 17 तारीख के बाद से चालू होगी। मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग जो जिनका राजनीतिक करियर जो है वो दांव पे लगा, वो लोग, वो सब अब इस मुद्दे को हवा देंगे, उनके लोग हवा देंगे। तो दबाव बहुत है, आरएसएस की तरफ से दबाव है, ट्रंप की तरफ से दबाव है, और ज्ञानेश गुप्ता जी इस मुद्दे को जीवित रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, ज्ञानेश गुप्ता जी की बात, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के, उनकी बात हो रही है। और हमारे साथ आप तमाम साथी जुड़े हुए हैं। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं शाकिब जी आपके पास, और आपसे और थोड़ा समझना चाहता हूं बिहार की परिस्थितियों को। आज की तारीख में क्या बिहार चुनाव के लिए तैयार हो गया है, अगर सवाल पूछूं तो? क्योंकि और 16 दिन की यात्रा हो चुकी है। इस यात्रा से क्या कुछ निकल के आया है वो भी ज़रा बताइए। लेकिन क्या चुनाव के लिए तैयार है बिहार? राजीव भाई, बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अभी आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुका है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा बिहार की जब गली गली में पहुंच चुका है, तो उसके बाद फिर कुछ बच नहीं जाता है ये कहने के लिए कि बिहार चुनाव के लिए तैयार नहीं है। और अभी प्रशांत सर एक बात कह रहे थे, मैं एक चाइना की फोटो की एक बात कह रहे थे कि मोदी जी वहां खिलखिला रहे हैं। उनको कितनी, वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना आहत हैं अपनी माता जी को गाली देने से। मैं एक लाइन में अपनी बात यहाँ पर शुरू करता हूं कि 30 सितंबर 2022 को मोदी जी की माता जी की मृत्यु हुई थी। रात को, आधी रात को, सुबह वो 8 बजे वहां पहुंचे, 9 बजे उनकी अंत्येष्टि हुई। उसके बाद वो राजभवन चले गए, और राजभवन जाकर के उन्होंने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, और एक और किसी जल परियोजना का था, मतलब गवर्नर हाउस में बैठ करके। बस उन्होंने इतना ही किया कि वो गुजरात से बाहर नहीं गए, वरना वो वहां भी जा सकते थे। तो ये अपनी माँ को लेकर के कितना सीरियस थे, या उनका मल्टी एंगल कैमरा लेकर के जब वो जाते थे तो वो अपनी माँ की कितनी इज्जत करते थे, ये हम सब लोग जानते हैं। आज रामदास अठावले साहब का एक बयान आया है, मुझे पढ़ते ही इतनी जोर से हंसी आई कि मोदी जी अपनी माता जी का बहुत सम्मान किया करते थे। तो मतलब बाकी लोग, हम लोग क्या गाली गलौज करते हैं अपनी माँ को? मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं? और आप देख लीजिए कि इसका असर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि पिछले 2-4 दिनों में 2 ऐसी खबरें आई हैं
जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाने की कोशिश कर रही है उसको जनता कैसे रिसीव कर रही है। वैशाली एक जिला है, वैशाली हाजीपुर वैशाली का नाम सुना है सब लोगों ने, वहां एक लोकसभा क्षेत्र है, उसका एक विधानसभा क्षेत्र है लालगंज, वहां से भाजपा के विधायक है संजय कुमार सिंह। अभी कल की घटना है, वो अपने क्षेत्र में गए थे, सबसे पहले तो जनता ने वहां बैनर टांग दिया उनके खिलाफ कि गांव में वोट मांगने घुसिएगा मत। जब इनको पता चला ये वहां गए तो वहां जनता ने इनको खदेड़ दिया कि भाई आपने रोड नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अब जनता सवाल कर रही है सड़क, बिजली, पानी पर। बिस्फी वाली घटना मैंने आपको बताई, ये सब एनडीए के लोग हैं, ये सब ये कोई राजद के विधायकों को घेर के सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि राजद और कांग्रेस के विधायकों को सवाल क्या पूछेगा लोग कि भाई आप तो विपक्ष में है, 20 साल से सुशासन का और डबल इंजन का डंका तो वो लोग बजा रहे हैं, तो अब उनकी जवाबदेही जनता तय कर रही है। जनता को अब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इमोशनल कार्ड। इस बार मुझे लगता है कि इनका वो जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर को वापस लेना पड़ा इनको, ये आज का जो रिस्पॉन्स इनको मिलेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद अब दोबारा ये लोग जो है आगे कुछ करने वाले हैं नहीं। ये इस तरह का माहौल बन रहा है राजीव भाई, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हाँ, आप देखिए ना, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आपको मैं अपने शहर की एक बात बता रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे यहाँ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक फोटो आया प्रदर्शन करने का। मैंने कहा भाई इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी से नाले की सफाई होती है तो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, जितने लोग तुम्हारे प्रदर्शन में शामिल है। अब वो गाली बकने लग गया हमको। तो लेकिन फिर भी मैं राजीव भाई एक और बात डीवी लाइव के दर्शकों के, आज मोदी जी ने कहा कि माँ सबकी मौत है। ऑब्वियसली इससे हम 6 लोग यहाँ पर, हमें से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि माँ सिर्फ माँ होती है, माँ सबकी माँ होती है, आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, माँ होती है। माँ का दर्जा दुनिया में किसी का नहीं है, दुनिया में कोई उसका रुतबा नहीं पा सकता है, वो तय बात है। लेकिन माँ वो भी थी, अखलाक की माँ थी ना। अखलाक की माँ को भी मैंने भी देखा, अनिल सिन्हा सर ने भी देखा, हम दोनों ही गए थे अखलाक की मृत्यु के बाद। अनिल सिन्हा सर, याद होगा आपको, अखलाक के माँ के गालों पर चोट के निशान थे। वो बूढ़ी 80 साल की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जख्मी हुई थी। नजीब की माँ भी इस देश की माँ है, जिसका बेटा 6 साल 7 साल से गुम है, कोई पता नहीं है उसका। उमर की माँ भी इस देश की माँ है, जिसको आज हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, वो बेकसूर 5 सालों से जेल में बंद है। और सुधा भारद्वाज भी किसी की माँ थी, वरवर राव भी किसी के, मैं कहता हूं वो भी किसी के बेटे हैं, गौतम नवलखा भी किसी माँ के बेटे हैं। उनकी माओं की चिंता कौन करेगा, जिनको आपने बेकसूर उठा के जेलों में डाला। सिद्दीक कप्पन अपनी माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो सका, वो बंदा, उसका कसूर क्या था कि सिर्फ उसने एक सच को दिखाया था उत्तर प्रदेश में पहुंच करके। आप कैसी बात कर रहे हैं? और जब माँ की बात होगी तो सबकी माएं आएंगी। माँ सिर्फ आपकी हो और बाकी सबकी गाय बकरी है, ऐसा नहीं होता है। माँ जुनैद की भी थी, माँ पहलू खान की भी थी, मैंने पहलू खान की माँ को भी देखा है। अमलंदू भैया को याद होगा, हम लोग जेवर गए थे एक जगह, वहां दो लड़कों की मॉब लिंचिंग हुई थी, पूछे अमलंदू भैया से, हम लोगों ने उनकी माँ को भी देखा है। माएं सबकी माँ। आप किसी नौजवान बेकसूर को पीट के मार दीजिए, उसकी माँ के कलेजे का दर्द, आपको माँ का दर्द नहीं समझ में आता है। आपको नौटंकी करने के लिए माँ समझ में आती है। मैं उस माँ को कुछ नहीं कह रहा हूं जिसके नाम पर आप नौटंकी कर रहे हैं, मुझे आपत्ति आपकी नौटंकी पर है। जी राजू जी बिल्कुल आप तो जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, और बहुत इसको नरेंद्र मोदी को संज्ञान में लेना चाहिए। कम से कम इस कदर इस ढंग की राजनीति न करें। हम लोग भी बार बार यही बात कह रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, ऐसी चीजों को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? अब झूठ बोलने की तो कोई इंतहा नहीं है, और ये लोग हिटलर से प्रभावित हैं, जहां गोएबेल्स के कि एक झूठ को आप 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने लगेगा। अब मेरी मां को गाली दी, लोग भूल जाएंगे किसने गाली दी, इनकी कोशिश तो यही है, उनको लग रहा है कि लोग भूल जाएंगे। लेकिन मोदी जी इतनी बार अच्छे अभिनय कर चुके हैं कि लोगों को मालूम है कि मोदी जी अभिनेता ज्यादा अच्छे, नेता अच्छे नहीं हैं, लोगों को मालूम चल गया है। और नेता इसलिए अच्छे नहीं हैं कि जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, जिन्होंने कभी चीन, कभी अमेरिका करके, कभी इजराइल करके, और उस शख्स से भी हाथ मिला करके चले आए जिसने पाकिस्तान को पीछे से मदद की थी।
और राहुल जी जिस बात को कहते रहे कि आप पाकिस्तान और चाइना को ऐसे मत छोड़िए कि जो दोनों एक हो जाएं, और ये बड़ा थ्रेट होगा भारत के लिए, तो आप हर जगह असफल हो रहे हैं। भारत मां की आपको कोई चिंता नहीं है और आप फिजूल क्या बोल रहे हैं कि मेरी मां को गलती दे। अरे भाई, किसने गाली दी आपकी मां के लिए? ये सब जानते कि भाई प्रधानमंत्री की मां थी तो सबने उनके दिवंगत होने पर उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन आपने कभी क्या सम्मान किया राहुल गांधी की मां का? और अभी जो शाकिब साहब ने जो नाम लिए, वो क्या माएं नहीं है इस देश के बच्चों की? तो जो व्यक्ति भारत मां की चिंता न करता हो, देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगाता हो, जो व्यक्ति 5 किलो राशन वितरित करके और तमाम माताओं को लाइन में खड़ा कर देता हो, वो साहब अपनी मां के लिए, वो भी झूठ बोल करके, आप एक बार फिर से जुमलेबाजी कर रहे हैं। पहले तो ये सच नहीं है, और दूसरा आप बार बार उस बात को इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अरे भाई, राजनी, आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की तरह बिहेवियर कीजिए। कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं आप। इस देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और अगर आपको यही करना है तो रिजाइन कीजिए ना, करिए यही सब नौटंकी कि मेरी मां को गाली दी। कि बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं। इस देश के तमाम करोड़ों माताओं के बच्चों की आपने शिक्षा छीन ली, उनके सपनों को छीन लिया। कितने माताओं के बच्चे अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गए, गोरखपुर में याद है कि नहीं ये लोगों को? और कोरोना काल में जो मर रहे थे वो माताओं के बच्चे थे कि नहीं थे? इस बात का कौन जवाब देगा? ये कक्षा 2 के बच्चों की तरह कि नहीं, अब मेरी मां को गाली दी, मुझे किसी ने ये कह दिया। अरे आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करना सीख लीजिए। ये कोई अमित मालवीय आपको नहीं बचा पाएगा मोदी जी। जवाब देश की जनता मांग रही है, और ये मांग रही है कि वोट चोरी क्यों हो रही है। चुनाव आयोग के साथ आपकी जो मिली भगत चल रही है वो क्यों चल रही है? आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। मेरी मां को गाली दी, ये नहीं चलने वाला। देश के लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें प्रधानमंत्री। इस देश के लोग बेहद विवेकशील हैं, बहुत सुयोग्य है, पॉलिटिकली बहुत सचेत हैं, और वो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में बार बार नहीं फंसते। उन्हें मालूम है कि हकीकत क्या है। तो ये मुझे लगता बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इंतजार करें मोदी जी हाइड्रोजन बम का, और वो क्या होगा। राहुल गांधी जी का वो आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है कि नहीं है? लोगों को याद होगा कि बनारस का खेल खुलेगा क्या, और कहां कहां का खेल खुलेगा। अभी तो गुजरात पर हाथ लगाया है राहुल गांधी ने। इसको कहते हैं ना कि घर में घुस करके मारना। वो 56 इंच की छाती केवल कहने भर से नहीं होती है। आप जरा दिखा करके चले आते। अब गए तो थे चाइना, क्या किए वहां पे? तो ये देश देख रहा है, और देश इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि वोट चोरी क्यों। और तब आप कहें कि नहीं मेरी मां को गाली दी, तो इस देश के लोग बेवकूफ नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। और इसीलिए बिहार तो जा रहा है मोदी जी, अभी से मातम बनाना शुरू कर रहे हैं। ये जो आंसू निकल रहे हैं ये मां के लिए नहीं है। ये जो बिहार में खेल पकड़ा गया है कि बिहार अब हाथ से जा रहा है, बिहार के लोग पसीज जाए। शाकिब साहब बैठे हैं, क्या असर हो रहा है शाकिब साहब आपके ऊपर? बिहार के लोगों पर असर हो रहा है क्या इसका? आप आंसू निकालिए या वहां पे तांडव करिए, शीर्षासन करिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन बिहार की जनता बख्शने वाली नहीं है।
न तो आप चोरी से जीत पाएंगे, न सीना जोड़ी से जीत पाएंगे। न लोग अब आंसुओं से पिघलने वाले हैं और न आपके जुमलेबाजी में फंसने वाले हैं। ये गुगली कभी और चलती होगी। ये राहुल गांधी का दौर है। मोदी जी का सिर्फ समय आया था, ये राहुल गांधी का दौर आने वाला है। और इसीलिए उस दिन लोगों ने ट्वीट किया कि मोदी जी अब वो पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो ये हाइड्रोजन बम के बाद के ऐलान का सिर्फ असर है, और जो आंसू बहाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बम इससे डिफ्यूज नहीं होने वाला है, वो तो फटेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अब आप पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। राजीव जी जी अनिल जी, क्या इसका असर चुनाव आयोग पे भी पड़ते हुए आप देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग यहां से थोड़ा संभलता हुआ दिखेगा जो चुनाव अगला होगा बिहार में? ये फाइट और आगे जाएगी। चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करे। इसमें मुझको कम से कम कोई संदेह नहीं है, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या ये जो देखिए पवन खेड़ा वाला इशू फिर से उसने चुनाव आयोग को एक उसके एलआई के रूप में साबित कर दिया। 8 घंटे हुए हैं, 8 घंटे में चुनाव आयोग ने नोटिस भी दे दिया। पवन खेड़ा का भी मतलब जो मीडिया में जवाब है वो भी आ गया। किया उन्होंने, नोटिस नहीं मिला मुझको, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने उसको ट्वीट किया है दिल्ली के। अब उसने जो है मतलब उसने ये किया है, मतलब नोटिस भेजी है। उस नोटिस में कहा है क्या कि इट हैज बीन ब्राउट टू माई नोटिस। वो आदमी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर बोल रहा है। अरे तो कौन ब्राउट टू नोटिस, वो देना चाहिए ना कि ये जो है सो ये नोटिस किसने ये नोटिस में लाया, कौन अप्लाई किया। अब उसको कानून क्या कहते हैं, कांग्रेस को कानून पढ़ा रही है कि ये जो है आपको फॉर्म 7 में देना पड़ेगा। कोई भी अगर शिकायत आपने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है या जमा किया ने एफिडेविट में देना पड़ेगा। इस पे न कोई एफिडेविट दे रहा है और न किसी ने किसी फॉर्म का जिक्र है कि फल्ला फॉर्म में किसी आदमी ने उठाया है। उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये जनरेट कहां से हुआ। और उसके बाद हमने इस पर विचार करके किया। 8 घंटे में वो नोटिस, मतलब अमित मालवीय ट्वीट करते हैं, ये आरोप लगाते हैं, उसके बाद पवन खेड़ा का जवाब आता है, इस बीच में फिर नोटिस भी आ जाता है। इसका मतलब है कि बीजेपी के एक दफ्तर के रूप में वो काम कर रहा है चुनाव आयोग। ये और साबित करने के लिए सरेंडर किया हुआ है पूरी तरह। और यही फजीयत उन्होंने करवाई उसकी पहले भी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संडे के दिन भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग बता रहे थे कि इतनी तैयारी की थी उन्होंने कि सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को स्टेट्स में बोल के रखा था कि किसी समय आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे। लेकिन कोई जवाब देने की स्थिति में थे ही नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम गया उनके खिलाफ में गया, पसीने उनके छूट गए। तो आप सोच लीजिए। और जो गोदी मीडिया था वो बेचारा, वो जिसके बारे में हम लोग मानते थे, उसको फिर से नोटिस करिए कि उन्होंने भी कुछ सवाल किए। अब अभी भी सवाल कर रहा है। गोदी मीडिया भी थोड़ा थोड़ा देखिए, किसी मतलब आप कई बार सहायक भी होते हैं, लेकिन आप उसके प्रचार मतलब ये भी नुकसान भी कर देते हैं। अब अभी पवन खेड़ा का सारा इशू गोदी मीडिया, क्योंकि अमित मालवीय का जवाब भी देना है, अब वो सब आ रहा है। अब तो और इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो रहा है। मुझको कोई इसमें ये नहीं है कि ये लड़ाई जो है ये अभी इसकी शुरुआत हुई है, अंत अभी होना बाकी है। चुनाव, मुझको लग रहा है कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि जा करके चुनाव आयोग के सामने सत्याग्रह करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम चेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं है ये चुनाव आयोग। कोई भी, उसने बिहार में भी 65 लाख लोगों वाला मामला हो, उसमें कुछ नहीं किया है। इतने मतलब सबूत के साथ उन्होंने सारा उनको भेज दिया है। उनके मोहर बताया जैसा वो कांग्रेस ने सारी लिस्ट दे दी है।
सुनने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन अमित मालवीय ने एक सिर्फ ट्वीट किया और उस पर चुनाव आयोग जो है सिर के बल जो है खड़े हो गए। तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या स्थिति है। और यही जो एपिक नंबर वाला मामला है, ऐसा ही किया था तेजस्वी के मामले में, वो भी फ्लॉप गया, ये भी फ्लॉप गया। इनके चक्कर में ईसीआई के लोगों को, अगर कोई यहाँ में हम लोगों में प्रशांत जी सबसे सीनियर आदमी है, अगर चुनाव आयोग वाला कोई बंदा जानता हो उनको, तो उसको फोन करके बता दें कि कम से कम अपनी इज्जत बचाओ, ये जो है बीजेपी के चक्कर में मत रहो। ट्विटर पे होने दो जो होना है, अपना आरोप लगाना है लगाओ, लेकिन तुम लोग इस फेरे में मत आओ। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी वही किया, वो तेजस्वी के मामले में वही किया बिहार बीजेपी ने, और इस मामले में। और बाद में देखिए उसको नोटिस तक दे नहीं पाया। वो जो दूसरा मंत्री है बिहार के, एक मंत्री का जो 2 जगह से निकल आया, उस पे जो है कुछ नहीं हो रहा है, कर पाया। तो ये उनका और एक्सपोज कर रहा है। हमको लग रहा है क्या कि मैं ऐसे ही मतलब इसको आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का ख्याल आ रहा है कि मोदी जी के ही कैंप में लोग चाह रहा है कि मोदी जी को ये कर दे, लुटका दे। तो ये जो है उसके लिए वो मतलब मोदी जी के मतलब सलाहकार अच्छे नहीं है। हमको लग रहा है कि जान के कर रहा हूं। अमित मालवीय वगैरह बहुत शातिर आदमी है, 11 साल में इतना क्या कहते हैं भोग रहा है राज सुख। तो इसका मतलब इतना वो सब मतलब ये लोग काफी टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि उन लोगों को भी लग रहा है कि इनको थोड़ा डुबा ही दिया जाए। ये सारे अगर इसी तरह का सलाह, जैसे उसने जो मां पर जो लिख किया है, मां पर तो लेख हो गया। प्रधानमंत्री मतलब जवाहरलाल नेहरू अगर इसको लिखते तो वो तो जो है ये में बड़े डॉक्यूमेंट में आ जाता है। इनका तो इतना नॉन सीरियस होता है। ये किस तरह से उन्होंने पूरा अपना रोया गया है। एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहा है, एक रिलेशनशिप मतलब माँ के संबंधों को लेकर के, उसको सीरियसली लोग लेता है, उसका मजाक बन रहा है। तो ये जो हमको लग रहा है, जो उनका लिखने वाला भी है लेखक, मतलब जो भी उनका स्क्रिप्ट राइटर है, वो भी उनको है क्या कि इनको डुबा के ही दम लेना है, ऐसा मुझको लग रहा है। मतलब हमको लग रहा है अंदरूनी साजिश का भी वो शिकार हो रहे हैं। नहीं तो कोई भी ये आदमी थोड़ा तो उसको मतलब इस तरह की गलतियां तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की गलतियां कोई नहीं कर सकता कोई। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी लगातार गलतियां कर रहे हैं, उनकी पार्टी गलतियां कर रही है, और इसको लेकर आप आ रहे हैं गाली गलौज वाले मुद्दे पे। तो ये कहां तक जायज होगा? और आने वाले समय में जैसे हम लोगों ने देखा था, नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करते हैं तो वो खुद फंसते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी बातें उनकी ऐसी हैं, बहुत सारे डायलॉग्स उनके ऐसे हैं जो उनको खुद उनका पीछा करते हैं। और ऐसे में जब वो एक अपशब्द को पकड़ के बिहार की सियासत में कुछ करना चाहते हैं, जहां वो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को खत्म करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। एसआईआर को लेकर 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को एक अगली सुनवाई होनी है, और एक बड़ी सुनवाई होगी एसआईआर पर बिहार में जो चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को एसआईआर पे बड़ा झटका कल लगा, आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि अब आखिरी तारीख जो है उसको हटा दी गई है। यानी दावे प्रतिदावे जो भी हैं, आपका नाम नहीं जुड़ा है, कटा हुआ है, तो आप आज भी जुड़वा सकते हैं, कल भी जुड़वा सकते हैं, आने वाले समय में जब तक इसको फुल स्टॉप नहीं कहा जाएगा जुड़वा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आधार कार्ड सबके लिए लागू है। 7 करोड़ 24 लाख लोगों की जो नाम है उस लिस्ट में, उसके लिए भी लागू है। तो 2 बड़ा झटका था कल। और तीसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज थी कि बिहार जो न्यायिक प्राधिकरण है उसको सौंप दिया गया, उनके वॉलंटियर्स को सौंप दिया गया ये काम कि आप मदद कीजिए, ब्रिज का काम कीजिए। तीसरी सबसे यहाँ चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये थी कि यहाँ चुनाव आयोग कहीं ना कहीं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट से गुजर रहा है, यानी पारदर्शिता की कमी के कारण उस पर भरोसा उठ गया है। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इसीलिए लीगल सेल को सुप्रीम कोर्ट ने
लोकल लीगल सेल को इसमें इन्वॉल्व किया है और लोकल लीगल सेल से ये भी कहा है कि आप अपनी पूरी गुप्त रिपोर्ट दीजिए वहाँ के जिला जो एवं सत्र न्यायालय के जो जज हैं उनको। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा धीरे धीरे चुनाव आयोग कहाँ कहाँ एक्सपोज हो रहा है, जनता की अदालत और सुप्रीम अदालत दोनों में। और इसके सहारे अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार में सत्ता पर काबिज रहें और इस बार अपना ही मुख्यमंत्री हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, अमलिंदु जी, प्रशांत जी और साथ में हमारे साथी फर्रा शाकिब जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथी, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, मेरे एक चाचा राजनीतिज्ञ थे और हमारा परिहास करते रहते, हम बड़े हुए तो जवाब देने लगे तो बदतमीज हो गए। मोदी किसी की माँ बहन को गाली दे पर कोई पलट कर दे तो छातियां पीटने रोने लगते हैं। अब सच देश जानता है। सुपर चैट भी हमारे साथ हैं और निवारुत्ती वोट नाम मांगे भी हमारे साथ सुपर चैट, ये भी हमारे साथ हैं। और फिर शशिकांत गोसावी